मुझे लगता है कि जिस प्रकार के हालात हैं, कहीं मोहन मरकाम के लिए ताबूत की कील न साबित हो जाए। मतदान के बाद नेता भगवान हो जाते हैं और यह बीमारी बस्तर में भी दिखाई देती है। अगर दो बड़े पदों पर वो काबिज हैं और प्रशासन उनको सहयोग ना करे तो ऐसे में उस जनप्रतिनिधि की स्थिति भी खराब होती है। महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में इन्होंने अपना एक एजेंडा रखा है कि महिला को अगर आप सशक्त बनाएंगे तो पूरा परिवार प्रभावित होता है। नमस्कार, मैं हूं नरेश मिश्र और फिर एक बार हम अपना सिलसिला आगे जारी रखने के लिए मौजूद हैं आपके बीच बस्तर के चुनावी चर्चा को लेकर के। और इस बार हम कोंडागांव विधानसभा पर बात करने जा रहे हैं। इस चर्चा की शुरुआत इस विधानसभा से करने जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है जहां पर एक नए मंत्री प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम चुनावी मैदान में हैं। 2 बार यहां से चुनाव जीत चुके हैं। वहीं लता उसेंडी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की मंत्री रह चुकी हैं वो मुकाबले में हैं। लगातार 5वां मुकाबला इन दोनों दिग्गज नेताओं के बीच है और इस लिहाज से भी एक खासी रोचक सीट है। और इसलिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि पिछली बार जो प्रदेश अध्यक्ष थे ये यहाँ से काफ़ी कम मार्जिन से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे और इस चुनाव में यहाँ पर काफ़ी नज़दीकी मुकाबला फिर से देखा जा रहा है। इसलिए ये हाई प्रोफाइल सीट और ज़्यादा संवेदनशील और राज्य भर के लोगों की नज़र में है कि यहाँ पर के नतीजे क्या होंगे, क्योंकि यहाँ से आने वाले समय में माना जा रहा है जो भी नतीजे होंगे उसमें दोनों ही दिग्गज नेताओं का भविष्य तय होगा। तो कोंडागांव में जब मतगणना हो चुकी है और सब सियासी दल अपने अपने समीकरण बिठा रहे हैं, उस दौरान तरह तरह की चर्चाएं बाहर आ रही हैं। उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं पत्रिका समूह के बस्तर के संपादक मनीष गुप्ता जी, संतोष सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार। कोंडागांव के लिए सबसे जो चर्चित रहा, एक तो प्रदेश अध्यक्ष रहे और पूरे कार्यकाल के दौरान मोहन मरकाम भूपेश बघेल या सरकार की अदावत के लिए जाने जाते रहे और उनके द्वारा जो डीएमएफ घोटाले का मामला उठाया गया वो भी खासा चर्चित रहा कि भाई ये जो डीएमएफ है इसमें घोटाला हुआ, प्रदेश अध्यक्ष अपनी सरकार के खिलाफ विधानसभा में उठा रहा है। तो बड़ा ये ऐसा बताता है कि बड़ी अप्रिय स्थितियां रहीं प्रदेश अध्यक्ष के लिए अपनी विधानसभा में ही कामकाज करवाने के लिए या उस पर नज़र रखने के लिए। ऐसा लगता है कि मनीष जी आपसे शुरू करूँगा। नहीं, देखिए, डीएमएफ का जो मामला है वो बस्तर की कई विधानसभाओं को प्रभावित करता है, क्योंकि डीएमएफ का नियंत्रण किसी न किसी रूप में कलेक्टर के पास रहता है। एजेंसियां तय कलेक्टर करते हैं, उस कमेटी के चेयरमैन कलेक्टर हैं, तो इसलिए उससे उपजे जो विवाद हैं वो कहीं ना कहीं उनका निशाना भी कलेक्टर रहते हैं और उनके निर्णयों के कारण अदावत और बगावत जैसी स्थितियां भी पैदा होती हैं। कोंडागांव में जैसा कि हम जानते हैं कि कोंडागांव में पहले, अभी वर्तमान में जो कलेक्टर हैं वो दंतेवाड़ा में थे पहले। दंतेवाड़ा में भी उनका कार्यकाल जो है वो काफ़ी डीएमएफ को लेकर के काफ़ी चर्चा में रहा है और दंतेवाड़ा का मॉडल जो है उन्होंने यहाँ पे अडॉप्ट करने की कोशिश की है। दरअसल जनप्रतिनिधियों को ये लगता है कि उन्होंने उनकी उपेक्षा हो रही है और कहीं ना कहीं अफसर जो है डीएमएफ के मामले में हावी हो रहे हैं और जो डीएमएफ का जो पूरा लव्वलुआब है वो ये है कि वो एक प्रसाद है। जैसे वो जो जैसे सत्यनारायण, हाँ, खरबूजा भी बोल सकते हैं उसको, और वो खरबूजे का जो प्रसाद है उसकी ओर जो है ना कई लोगों की नजरें लगी रहती हैं कि वो प्रसाद कहीं ना कहीं हम पे, हमारी ओर भी आएगा, हम में भी बटेगा। जब प्रसाद नहीं मिलता तो निराशा होती है। जी, तो सत्यनारायण की कथा की प्रसाद की बात कर रहे हैं तो नेता जनता को नर नारायण नहीं मानता क्या? ये प्रसाद तो उनके हक का है ना। देखिए, जनता बेचारी भोली भाली है। जनता जो है वो हमेशा यूज करने की चीज रहती है। चुनाव तक जनता का महत्व रहता है, चुनाव के बाद जो है उसका प्रतिनिधि जो है वो उसका भगवान हो जाता है और जनता जो है वो मतलब एक आम मतलब एक निचले तबके का एक सिस्टम बन करके रह जाता है। गरीब की लुगाई जिसको कह सकते हैं हम, जो सारे गांव और सारे सिस्टम की भौजाई हो जाती है, तो आमतौर पर इस तरीके से उसको यूज करते हैं और न उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति होती है। और जनप्रतिनिधि का जब निर्वाचित हो जाना, कहीं ना कहीं उसका वैभव जो है वो ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है,
फिर अगर कोई ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं तो उसकी परिणति, उसका दुष्परिणाम सिस्टम को भी भोगना पड़ता है, सरकार को भी भोगना पड़ता है। कोंडागांव के मामले में मुझे लगता है यही हुआ है, और डीएमएफ का प्रसाद जो है वो इस सरकार के लिए घातक हुआ है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार के हालात हैं, कहीं मोहन मरकाम के लिए ताबूत की कील न साबित हो जाए। जी जी, तो बिल्कुल एक रोचक बात देखने में आई कि प्रदेश अध्यक्ष जैसा कद उन्हें मिला, लेकिन जिस तरह से पूरा संगठन और व्यवस्थापक करीब करीब 3 साल के आसपास प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनको काफ़ी अच्छा मौका मिला। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार से अनबन के चलते मोहन मरकाम स्थिर नहीं रह पाया, और आखिरी समय में ये नौबत आ गई थी, मेरी जानकारी में भी थी ये बात, कोंडागांव में भी काफ़ी चर्चित थी कि स्थानीय नेताओं की नाराज़गी के बीच ये हाल था कि उनके कार्यक्रमों में कलेक्टर नहीं आते थे, अधिकारियों की मौजूदगी नहीं होती थी। यहाँ तक कि जिस ठेकेदार के कार्यक्रम का वो उद्घाटन करने जा रहे थे, उस ठेकेदार तक को वहाँ पर व्यवस्था के लिए बाहर कर दिया गया, और बाद में वो बेचारे अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, मोहन मरकाम ने आखिरी 6 महीने की बीच की बात है ये, और उस समय जाकर वहाँ पर कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। तो वाकई में ये स्थिति पहुँच गई थी, इसीलिए शायद वो मुखर हो गए अपनी सरकार के खिलाफ और बोल बैठे कि भाई विधानसभा में कि इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। और ये तो बड़ा शर्मनाक है कि एक विधायक प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है भ्रष्टाचार हुआ, और मुझे लगता है जांच भी नहीं उसमें हुई उसमें ठीक से। देखिए नरेश जी, जहाँ तक कोंडागांव जिले में आने वाली विधानसभा सीटों का सवाल है, यह बीमारी मैं अगर व्यक्तिगत रूप से देखूं तो ये पूरे बस्तर में मुझे दिखती है कि 2018 में बस्तर की 11 सीटों में कांग्रेस विजयी हो गई थी, बाद में उपचुनाव में वो सीटों की संख्या 12 हो गई। और कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि कांग्रेस के भीतर, कांग्रेस के विधायकों के भीतर समानों में श्रेष्ठता के सिद्धांत को स्थापित करने का जो संघर्ष चला जी, उसका परिणाम लगभग हम प्रत्येक विधानसभा सीट पर, या आप कोंडागांव में इसका उदाहरण बताइए। हाँ, कोंडागांव में अगर हम देखें तो जैसे मोहन मरकाम 2008 में पराजित हुए जी, 2008 में पराजित हुए, 2013 और 18 में वो विजयी हुए जी। अब कोंडागांव जिले में वो दूसरी बार के विधायक थे, तो ऐसे बस्तर में हमें कई लोग दूसरी बार के विधायक दिखते हैं जी, जो कांग्रेस पार्टी के ही थे। तो वो कांग्रेस पार्टी के विधायक में एक प्रकार से अनमोला या अपने को श्रेष्ठ बताने का जो स्थितियां पैदा हुई जी, इसका कहीं ना कहीं से भुगतान इस चुनाव में दिख रहा है। इसका एक असर एक चल रहा है, ये चर्चा है मतदाताओं के बीच में, मतदाताओं के बीच में एक ये बात चलती है जी। और चर्चा है ये जो डीएमएफ का मामला यहाँ तक पहुँच गया और वो फट पड़े, लगता है मुझे विधानसभा पहुँचने का मतलब यही। देखिए, तो लोकल परिस्थितियां कारण थी क्या? लोकल परिस्थितियां कहीं ना कहीं से, मतलब एक प्रदेश अध्यक्ष की अपने जिले में उपेक्षा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जी, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होना जी, जो उन अध्यक्षता तो संगठन का पद है, सरकार का पद नहीं है, लेकिन वो विधानसभा में सवाल लगाते थे तो डीएमएफ या और अपने विधानसभा क्षेत्र का लगाते थे, जिससे सरकार ही कटघरे में खड़ी होती थी, क्योंकि उनकी ही अपनी पार्टी की सरकार थी। और स्थानीय स्तर पर भी इस प्रकार का एक गुट वहां निर्मित हो गया था जी, जो गुट ये चाहता था कि मोहन मरकाम उनके द्वारा संचालित हो जी, और कालांतर में उनकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, उस गुट से उनका अपना छिटकना, ये कहीं ना कहीं से गलत मैसेज दे रहा था, जो चुनाव में मतदान के समय तक देता रहा जी। मतदान के बाद तो मुझे लगता है मनीष जी शिकायत भी हुई है, और मुझे लगता है मनीष श्रीवास्तव जी की उन्होंने शिकायत की है मोहन मरकाम ने कि पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर के, और भी कुछ लोगों का नाम वहाँ पर सामने आया। तो ये जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, संतोष जी जिसकी बात कर रहे हैं, कोंडागांव में किन चीज़ों को लेकर लगता है ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का टकराव होता है? जनता की सेवा कर नहीं, देखिए, एक राजनीतिक दल का जो वजूद होता है वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बूते संगठन चलता है और संगठन के पदाधिकारी चलते हैं। सत्ता और संगठन दो पैरेलल लाइन होती है जो दोनों मिलकर के सरकार को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब आप सत्ता में आ जाते हैं तो मतदाताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं की भी अपेक्षाएं जो है वो आपके ऊपर रहती हैं। लेकिन अगर आप कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहे हैं या सिस्टम आपकी उपेक्षा कर रहा है, तो ऐसे में एक
एक जो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा होता है और वो कहीं ना कहीं असंतोष को जन्म देता है। मुझे लगता है कि कोंडागांव वाले मामले में ये बात रही है। कोंडागांव में बहुत सारे विवाद जुड़े रहे हैं आमतौर पर देखिए, और बहुत सारी गतिविधियां भी हुई हैं। कोंडागांव में भाजपा की नगर पालिका थी जिसको कहीं ना कहीं इनके कार्यकाल में कुशलतापूर्वक जो है वो कांग्रेस में कन्वर्ट करवाया। इसके अलावा अच्छा, इसमें मनीष श्रीवास्तव की बड़ी भूमिका थी। ये मुझे मालूम चला कि संगठनात्मक तौर पर उन्होंने व्यापक सक्रियता दिखाई है, वो मौजूद रहे सामने, कम से कम फ्रंट फेस वही रहे ये सब चीजों को। मनीष श्रीवास्तव कांग्रेस का एक बड़ा फेस है कोंडागांव में, और उनके जो समर्थक हैं उनमें भी उनका अपना एक अच्छा खासा जनाधार है। पहले दोनों के बीच में बहुत अच्छा समन्वय था, बाद में जो परिस्थितियां बदली, अब कुछ डिस्प्यूट हुआ, उसकी जानकारी मुझे नहीं है, पर कहीं ना कहीं दोनों पक्ष जब अलग हुए उससे कांग्रेस भी कमजोर हुई और मोहन मरकाम भी कमजोर हुए। और जिस तरीके से मोहन मरकाम के आखिरी 1-1.5 साल गुजरे, कई शिकायतें हुई, दोनों पक्ष एक दूसरे की शिकायतें किए, दोनों पक्षों के बीच में जो विवाद था वो कहीं राजधानी तक पहुंचा। इसके अलावा जो प्रशासन में ऐसी चर्चा थी कि प्रशासन उनकी सुनता नहीं है मोहन मरकाम की, और वो एक तो विधायक, दूसरा पीसीसी चेयरमैन, अगर 2 बड़े पदों पर वो काबिज हैं और प्रशासन उनको सहयोग ना करे तो ऐसे में उस जनप्रतिनिधि की स्थिति भी खराब होती है। कहीं ना कहीं वो जनता के प्रति भी जवाबदेह होता है, और अगर जन अपेक्षाएं, जन आकांक्षाएं अगर पूरी नहीं होंगी तो उसका वो ठीकरा कहां फोड़ेगा, वो कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेसी को बोलेगा। तो ये जो कांग्रेस में कॉन्फ्लिक्ट था उसका भरपूर मजा, भरपूर फायदा ब्यूरोक्रेसी ने उठाया, और एक दौर में तो स्थिति ये थी कि कोंडागांव नगर पालिका का एक कार्यक्रम, उद्घाटन का कार्यक्रम था, जिसमें सीएमओ ने उसका प्रोग्राम भी जारी कर दिया था। वो आ भी गए थे रात, मतलब दूसरे दिन उसका उद्घाटन था, रात में सीएमओ ने कार्यक्रम ही कैंसिल कर दिया। एक पीसीसी अध्यक्ष प्लस विधायक, उसका प्रोग्राम सीएमओ निरस्त करता है, ये बिना संरक्षण के संभव नहीं है। और बाद में उनके अपमानजनक स्थिति हुई, दूसरे दिन उन्होंने अपना सम्मान बचाने के लिए वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाकर के उसका उद्घाटन किए। हाँ, मैं तो सुना कि फीता तक उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बंधवाया। बिल्कुल, कोई अफसर तक, ठेकेदार तक नहीं था उसके लिए। तो ये जो हालात हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के इंटरनल जो समीकरण है, ये इसके द्योतक है। और आज जो कांग्रेस की स्थिति इस चुनाव में हमको जो थोड़ी सी कमजोर दिखाई दी उस सीट पर, तो मुझे लगता है उसके लिए जो है पूरी एक लीडरशिप जिम्मेदार है, और इस पर जो है ऊपर का संरक्षण भी है। वो भी वजह थी। संतोष जी, आपको क्या लगता है कि ये सीट पर जो कमजोर करने के फैक्टर हैं कांग्रेस के, या बीजेपी को मजबूत करने का कह लीजिए, या टक्कर पे पहुंचाने का, वो टू द पॉइंट में क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, अगर मोहन मरकाम जी की बात करें जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जो वहां के पूर्व विधायक, यानी 2018 से 23 तक विधायक रहे, उससे पहले 13 में भी रहे, 2 बार विधायक हो गए, 2 बार विधायक हो गए। कई बार मुझे लगता है 2 बार हो जाने से थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर बन जाता है, लोकल लेवल पे उनके कार्यकर्ताओं का गुट बन जाता है कि भाई इसने हमारा काम किया, इनका नहीं किया। एक फैक्टर बनता है जी, लोकल। लेकिन फिर भी मैं उसमें किंतु परंतु के साथ यह बात लगाऊंगा कि वो प्रदेश सरकार में मंत्री भी बन गए थे जी। अपने कार्यकाल के अंतिम महीनों में। उससे पहले वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष का पद भी धारण कर रहे थे। तो इन दोनों महत्वपूर्ण स्थितियों को कैरी करने के साथ निश्चित रूप से उन्होंने पार्टी के भीतर का जो एक सफाई अभियान शुरू करने का प्रयास किया, उसका नुकसान अगर मोहन मरकाम को होता दिख रहा है तो मैं यह नहीं कहूंगा कि उसकी प्रशंसा जनता के मतदाता के बीच में नहीं हो रही है, निश्चित रूप से हो रही है। दूसरी बात ये
कि उनके अपोनेंट कौन नहीं है। प्रशंसा से मतलब क्या, प्रशंसा ये जो उनके अपोनेंट थे, दिग्गज नेता थे, उनको उन्होंने साइडलाइन करने की कोशिश की, इससे एक वर्ग खुश भी होगा, एक वर्ग खुश भी होगा, निश्चित रूप से मतदाताओं का एक वर्ग खुश भी होगा। हाँ। जिसके उदाहरण हमें बस्तर संभाग में कोंडागांव, सुकमा से लेकर के अगर हम देखें, केसकाल से लेकर के हमें बीजापुर तक दिखाई देते हैं। हाँ, कि इस प्रकार के कुछ लोग कांग्रेस के भीतर से सामने आ गए, जो 2018 की जीत का श्रेय खुद अपने कंधों पर लेने का प्रयास करते रहे, जबकि यह जग जाहिर है कि 2018 में कांग्रेस भाजपा के खिलाफ जो स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी थी उससे जीती, प्रत्याशियों के अपने व्यक्तिगत इमेज से जीती, और कुछ उनका अपना जो बेस ऑर्डर सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक, धार्मिक रहा होगा उसके आधार पर जीते। लेकिन कुछ कुछ सीटों पर लोग सामने आ गए कि अमुक अमुक विधायक को हमने जिताया है, तो इसका लाभ हमको, जो मनीष जी जो बात कह रहे थे कि खरबूजा को काटना और बराबर हिस्से में बांटने वाली जो बात है ना। अच्छा, तो इसमें जनता के हिस्से में संतोष जी खरबूजे का कौन सा हिस्सा आता है? ये जो खरबूजा बटता है पूरा, उसमें आपको क्या लगता है? हिस्से में जैसे कि मैं मनीष भाई की इस बात से सहमत हूँ कि जनता बेचारी केवल तब तक भगवान है जब तक कि मतदान नहीं होता। मतदान के बाद नेता भगवान हो जाते हैं, और यह बीमारी बस्तर में भी दिखाई देती है, बढ़ रही है, दिनों दिन बढ़ रही है। और जो बात एक मैं आपको बोला कि यहाँ कहीं ना कहीं से कांग्रेस के भीतर का वो समानता में श्रेष्ठता का जो सिद्धांत है वह भी लागू होता है कि अगर विधायक कहीं से जीत करके आए तो बाकी विधायकों ने उनका समर्थन कर दिया, ऐसी बात नहीं है। अगर उस विधायक के अपोनेंट दूसरे सीट पे हैं तो वो कॉम्पिटिटिव इस सेंस में है कि वो भी 2 बार के विजेता हैं, 1 बार के विजेता हैं। सिवाय कवासी लखमा जो 5 बार बस्तर से जीत करके प्रदेश सरकार में मंत्री बने हैं, उनके अलावा तो अधिकांशतया विधायक अगर हम देखें तो 1 बार और 2 बार के हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज कांग्रेस के भीतर महेंद्र कर्मा जैसा या भाजपा के भीतर बलीराम कश्यप जैसा फेस नहीं है जी। इसलिए बस्तर में कौन सर्वशक्तिमान होगा, कौन है जो उसकी वर्चस्व की लड़ाई भी रहती है। एक फैक्टर कोंडागांव में और है। देखिए, कोंडागांव में जो फूड प्रोसेसिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी, पहले मक्का प्रोसेसिंग प्लांट शुरू हुआ था, बाद में फिर आपने एथेनॉल में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो इसको लेकर के ये भी बीरबल की खिचड़ी बन गई है। इसको लेकर के मतलब लंबे समय से ये प्रक्रिया चल रही है और आज तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। बार बार चुनाव के आते तक जो है हर कलेक्टर जाते हैं तो बस अभी 1 हफ्ते में शुरू कर देंगे, 2 हफ्ते में शुरू कर देंगे, ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रही है और आज तक वो काम शुरू नहीं हो पाया है। मजेदार बात मुझे लगता है कि जो अब भाजपा के प्रत्याशी हैं केशकाल में, नीलकंठ टेकाम, जो इस परियोजना की शुरुआत के समय से थे उसमें, उन्होंने इससे जुड़ा कुछ आरोप भी लगाया है कि जी खुलासा किया है कि जो समूह है वो सही तरीके से नहीं डेवलप हुआ इस तरह की। नहीं, उनका बहुत क्लियर कट, मतलब अभी मैंने उनका जो आरोप सुना था, उन्होंने ये आरोप लगाया कि भाई पहले आपने उसको जिस प्रोसेसर के पर्पस के लिए वो प्लांट स्थापित किया, बाद में उसका पर्पस चेंज कर दिया। वो आप सोसाइटी के थ्रू कर रहे हो, सोसाइटी से उसकी मतलब बदले जाने की अनुमति भी नहीं ली गई, सहमति भी नहीं ली गई, तो उन्होंने उस पर आपत्ति उठाई है। मतलब वो नियमता नहीं बन रही है, क्योंकि अगर सोसाइटी फॉर्म हुई है तो उसके लिए एक रूल्स रेगुलेशन है और उसका काम करने का दायरा पहले निर्धारित है और वो ऐसे ही बदल गया सरकार के हिसाब से। जी, मुझे मैं इसमें जी मैं एक बात ये जोड़ना चाहूंगा कि कोंडागांव जिले की 2 सीटें हैं, एक कोंडागांव, दूसरी केशकाल। और कोंडागांव बस्तर संभाग का अगर देखा जाए तो मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र से तात्पर्य है कि कृषकों की विशाल संख्या है और कोंडागांव में 5 साल तक मक्का प्रसंस्करण प्लांट की स्थापना न होना निश्चित रूप से, और बाद में उसका सब्जेक्ट ही चेंज हो जाना, इथेनॉल प्लांट में उसको कन्वर्ट कर देना, निश्चित रूप से उस क्षेत्र के हजारों किसान और उनसे जुड़े परिवारों के लिए
एक तकलीफ दे रहा और अच्छा, इसका खामियाजा कहीं हाँ, न कहीं से कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है जी, पड़ सकता है। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे याद है कि जब जब किसान के मुद्दे की बात होती रहती है, बस्तर में धान खरीदी की चर्चा होती है, ये 2008 से ये सिलसिला है। 8 के बाद से ये देखा गया कि बस्तर में लगातार जो है मक्का का उत्पादन भी किसान खूब कर रहे हैं और ये रैकों से भरकर रेलगाड़ियों के जरिए जो है विदेश तक जाता है यहाँ से ये माल। तो ये बात तो उस समय से थी और जब छत्तीसगढ़ सरकार ने इसकी घोषणा की कि हम बीजापुर में बांस से कागज निर्माण बनाने के लिए फैक्ट्री लगाएंगे और दूसरी ये करेंगे, तो ऐसा लगा कि जो सरकार कह रही है कि भाई हम लोकल फॉर वोकल जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है उसके अगेंस्ट छत्तीसगढ़ में एक बेटर मॉडल ये लोग लेकर आ रहे हैं। लेकिन ये जो परिणति दिखाई दे रही है, उधर कागज का कारखाना लगा ही नहीं, वहां तो संभावना भी मुश्किल थी, फिर भी प्रयास भी नहीं दिखाई दिया वहां तो, पर यहाँ तो जो हुआ वो भी बड़ा गड़बड़ है। तो ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि इससे छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजनाओं का जो परसेप्शन है उसमें भी चोट लगी है बस्तर में, आपको लगता है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए छत्तीसगढ़ सरकार, मतलब अगर हम देखें छत्तीसगढ़ को बने हुए लगभग 23 वर्ष हो गए। मुझे लगता है ये जो एनएमडीसी का स्टील प्लांट है, ये छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे बड़ा उद्योग है, जो कि 23 साल लग गए जिसको बनने में, है ना। तो कहीं ना कहीं उद्योग को लेकर के सरकार की, चाहे भाजपा सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, इनका बहुत अच्छा विजन नहीं रहा है और ना डॉक्यूमेंटेशन रहा है। अभी जैसे आपने बांस के कागज बनाने के कारखाने की बात की, बीजापुर में भरपूर बांस का उत्पादन होता है। वहां का बांस हालांकि नक्सल इफेक्टेड इलाके में होता है, लेकिन उसके लिए सरकार ने घोषणा कर दी, उसका सर्वे नहीं हुआ। हाँ, और फॉरेस्ट ने एकदम से नकार दिया, वन विभाग ने नकार दिया कि इतना बांस होता नहीं, कहां से कागज का कारखाना लगाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये इस बात को मतलब बड़ी गंभीरता से, हाँ, बिना विजन के आपने घोषणा की। और कमोबेश वही स्थिति जो है यहाँ पे मक्का प्रोसेसिंग में भी देखने को आ रही है, जो वहां उलझ गया। हाँ, भाई आपने मक्का प्रोसेसिंग, भाई आप बिना होमवर्क किए आप एकदम उद्योग की स्थापना की बात कर दे रहे हो, कैसे बनेगी बात? तो और इतने सारे लोगों को आपने सब्ज बाग दिखा दिया, बाद में पता चला उसका बेसिक पर कोई बेस ही नहीं है। तो ऐसी चीजें सरकार के लिए, सरकार की छवि खराब करने का काम करती हैं। और मुझे लगता है चुनाव में इसका नुकसान भी उठाना पड़ा है कई दफे सरकारों को। जी, मुझे तो ऐसा लगता है बहुत साल से काम करते हुए देख के कि पहले महिला स्व सहायता समूहों को स्वच्छ बाग दिखाया जाता था, श्रमिक संगठनों को दिखाया जाता था, और अब जो है ये थोड़ा ज़्यादा जनता का दबाव बढ़ा है तो ये बड़े बड़े सब्ज बाग हैं। ये बाग असल में कब बाग बनेंगे ये आने वाले समय में देखने लायक रहेगा। मुद्दा और है कोंडागांव का। देखिए कोंडागांव जो है वो उसका बाईपास का जो मुद्दा है, ये भी बहुत लंबे समय से हो रहा है और उसके मुआवजे को लेकर के बार बार सवाल उठते रहे हैं। लगभग 9 से 10 किलोमीटर का लंबा बाईपास मार्ग है। अगर हम छत्तीसगढ़ में बस्तर की कनेक्टिविटी की बात करें तो सड़क मार्ग जो है वो बस्तर के लिए लाइफलाइन है, जो कि राजधानी को बस्तर से कनेक्ट करता है। लेकिन जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, जिस तरीके से रश बढ़ रहा है और नए जिले बन गए हैं, वहां पर जो मकान और जो आवास की जो स्थितियां हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो है जो टाउन एरिया है वहां पर गाड़ियों को जाने में काफी दिक्कत होती है। और ये इशू है, बहुत जरूरत है और इसको लेकर के लोगों में नाराजगी भी है। जो लता उसेंडी वहां की प्रत्याशी है, मैं सुनता हूं कि मतलब मंगलराम उसेंडी उनके जो पिता थे, ये अपने अलग तरह का मामला हुआ कि बस्तर में बलीराम कश्यप के पुत्रों ने उनकी राजनीति बढ़ाई। महेंद्र कर्मा के पुत्रों के साथ साथ उनकी एक पुत्री अभी फिलहाल में है, दिखाई दे रही है एक्टिव, सुलोचना भी थी हालांकि, लेकिन वैसा नहीं थी उतना प्रभावी तरीके से। सिर्फ कोंडागांव एकमात्र सीट है जहां पर ये इस तरह से एक ट्राइबल समाज की महिला अपने पिता की राजनीतिक परंपरा को आगे बढ़ा रही है। तो ये उनके राजनीति का डायनेमिक्स क्या है, जो अगर कोंडागांव की बात करें तो संक्षेप में बताइए सब। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर हम मंगलराम उसेंडी जी की बात करें तो जो आज का नारायणपुर जिला है जी, इसका जो एक हिस्सा है अबूझमाड़, उस अबूझमाड़ विकास प्राधिकरण के वो अध्यक्ष रहे हैं, कोंडागांव से विधायक रहे हैं। और मंगलराम उसेंडी जी के पश्चात उस परंपरा का निर्वहन उनकी पुत्री ने किया है, जो 2003 में जीती जी, 2005 में छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री बनी, 2008 में पुनः चुनाव जीती और महिला बाल विकास मंत्रालय की कमान संभाली उन्होंने। लेकिन
2013 और 2018 के दोनों चुनाव में लगातार वो पराजित हुई है जी। उनका डायनेमिक्स बनता है इससे कुछ, उनके पिता की परिपाटी से होते हुए कोंडागांव नारायणपुर क्षेत्र में उनका वोट बैंक कौन सा है जो जिसको वो पकड़ कर लेकर चलते हैं, महिलाओं के बीच उनकी कनेक्टिविटी है। कि इस चुनाव में बस्तर की पूरी 12 सीटों पर जी जो जातिवाद का एक अंश जमीन के सतह नीचे रहा है, वह आगामी चुनाव में ऊपर आ जाएगा। और इसके लिए किसी एक पार्टी को नहीं, हम तो सभी राजनीतिक पार्टियों को समान रूप से जिम्मेदार ठहराते हैं जो प्रत्याशी चयन नहीं आप दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए धर्मांतरण वाले इशू पे लोग बोलते हैं बीजेपी को एस दे देते हैं, वैसे जाति वाले मुद्दों पे कांग्रेस को दे देते हैं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जैसे 2013 में जगदलपुर सीट के बड़ी चर्चा रही जी, कांग्रेस ने एक चित्रकूट सीट के प्रत्याशी को प्रत्याशी बनाया, वर्ग विशेष के व्यक्ति को। वैसे ही 2018 में ढके छुपे रहा, नहीं देखिए इनकम्बेंसी में जीत गए, लेकिन 2023 के चुनाव में तो बस्तर की बहुत सारी सीटों पर हम इस फैक्टर को प्रभावी होते देखते हैं जी। महत्वपूर्ण ये है, मुझे लगता है कि आदिवासी जो समाज है जो बस्तर में उस ट्रेंड पे वोट नहीं करता है, वहां पर ये सब चीजें धीरे धीरे सतह पर मजबूत हो रही हैं आने वाले समय में जो दिख रहा है। दरअसल बस्तर की जो पहचान है ये एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के रूप में है जी। आदिवासियों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे वर्ग और उपवर्ग हैं। अगर हम देखें तो सबसे बड़ा वर्ग गोंड है, गोंड के सब क्लास मूरिया और माड़िया हैं। तो ठीक इसी प्रकार से धुरवा, दोरला, ये भी कभी पास्ट में गोंड का ही पार्ट थे, लेकिन कालांतर में जब इनकी आबादी ज्यादा हो गई तो इन्हें मानव शास्त्रियों ने या समाज शास्त्रियों ने एक सेपरेट ग्रुप के रूप में मान्यता दे दी। बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में इनकी बहुतायत में संख्या निवास करती है और यही चीज नेताओं को लुभाती है, राजनीतिक दलों को लुभाती है कि वो प्रत्याशी के बैकग्राउंड को भी अब सर्च करने लग गए हैं। और आने वाले समय में ये बनेगा। इसी बैकग्राउंड को सर्च करते हुए कोंडागांव जिले में ये बात आई जहां मोहन मरकाम जी मुरिया ट्राइब्स को प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा मैं सुनता हूं कि वो राजा मुरिया वर्ग से हैं, उपवर्ग से हैं। तो वैसे ही लता उसेंडी जी जो है ये गोंड या माड़िया वर्ग का रिप्रेजेंटेशन करती हैं। अब इनका कितना वहां पर दखल है इसका मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से उनके टिकट निर्धारण में ये फैक्टर भी काम करता है। काम किया मनीष जी, ओबीसी भी बड़ा फैक्टर रहा है। मुझे जैसा मालूम चला कि 2013 में जो इलेक्शन हारी थी उस समय हम लोग उस इलाके में काम कर रहे थे, लता उसेंडी, उसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी काम किया कि उनके इर्द गिर्द जो संगठन में जो लोग थे वो कोंडागांव का जो जनरल तबका है उसका दबदबा वहाँ बढ़ गया और जो ओबीसी है वो बड़ा उपेक्षित महसूस किया उनके इर्द गिर्द। जबकि उनकी पहली लता को लता दीदी नाम से एक इंट्रोड्यूस किया गया था उनकी सौम्य छवि के कारण। तो इसके आज भी उनका बात व्यवहार और उसका जो संपर्क का तरीका है वो वैसे ही सहज है, पर मुझे लगता है कि इसने बड़ा डैमेज किया था उनको 2013 में। और ओबीसी वोटर एक फैक्टर रहा जो कि मोटे तौर पे माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का है। और पिछले चुनाव में जब मोदी वहां आए थे इसी उद्देश्य से वहां पर उनकी सभा की गई थी, पर उसमें उसको उतना रुझान नहीं मिला गया। मतलब ये 2013 की ही बात बता रहा हूं मैं, तब क्योंकि 14 में वो फिर बाद में इलेक्ट हुए, तो पर 13 में मोदी को लेकर वो आकर्षण दिखाई नहीं दिया। लेकिन शायद नरेंद्र मोदी ने उस वक्त अपने ओबीसी फैक्टर को जो पूरे देश भर में बढ़ा रहे थे उस फैक्टर के तहत यहाँ पर उनकी सभा सेट की थी। देखिए, इसमें मैं 2-3 बातों पर प्रकाश डालता हूँ। एक तो लता उसेंडी का आपने जो कहा कि महिला होने के बाद पिता की विरासत को उन्होंने संभाला, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि लता उसेंडी की जो पृष्ठभूमि है वो गोंड समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं और मंगल राम उसेंडी पहले वन विभाग में नौकरी करते थे। वो रिजाइन करके उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और राजनीति में जिस तरीके से उन्होंने प्रवेश किया उनकी जो पृष्ठभूमि रही है वो कहीं ना कहीं सामाजिक पृष्ठभूमि रही है। और वन विभाग से संबंधित होने की वजह से जो लता उसेंडी जो है वो उनकी चीज़ों पर बचपन से ही उसका अनुसरण करती थी। और यही कारण है कि वो लगातार जब वो राजनीति में आए तो उन्होंने उनकी राजनीति की उनकी जो स्थानीय मैनेजमेंट है उसको उन्होंने संभाला।
उनका इंटरेस्ट था, उनका इंटरेस्ट था राजनीति को लेकर के। दूसरी बात यह है कि देखिए, पूरे बस्तर की अगर हम बात करें तो बस्तर महिला प्रधान है, और भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति अगर आप देख लें अभी कालांतर में पिछले 2 दशकों से महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में इन्होंने अपना एक एजेंडा रखा है कि महिला को अगर आप सशक्त बनाएंगे तो पूरा परिवार प्रभावित होता है, परिवार समाज। हाँ, तो ये एक कारण रहा है जिसकी वजह से ये स्थिति इस बार भी उनको मौका मिल बिल्कुल, गया। बिल्कुल, पर एक चर्चा चल रही थी कि शायद टिकट उनकी काटी नहीं, देखिए लता उसेंडी की जो पार्टी में जो छवि है बहुत सम्मानीय छवि है, और वो बहुत विदुषी महिला है। बात व्यवहार में भी अगर आप देखेंगे तो उनको कभी मैंने क्रोध करते नहीं देखा, उनको कभी किसी से गलत ढंग से बात व्यवहार करते नहीं देखा। आज उनको भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, और जो पार्टी के बीच में चर्चा है, अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी की संभावना सत्ता में आने की बनी या भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई और लता उसेंडी अगर चुनाव जीत गई तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी महिला, आदिवासी और ओबीसी का कार्ड खेलेगी, उसमें प्रबलतम नाम इनका भी रहने वाला है। बिल्कुल, इसके ऊपर मनीष जी अपन एक अलग से चर्चा करेंगे कि कितने आदिवासी हैं सरगुजा से लेके बस्तर तक जिनके ख्वाब कह लीजिए या जिनके संभावनाएं हैं बनने की, और उन्होंने ख्वाब पाल रखे हैं। कुछ इनपुट हैं इसको लेकर, बड़ी चर्चा है। एक जो ओबीसी की जो आपने बात की, देखिए कोंडागांव, बस्तर और छत्तीसगढ़ की विभाजन रेखा है, मैं जो मानता हूं, वहां से छत्तीसगढ़ का कल्चर शुरू होता है और कोंडागांव के इधर जो है वो आदिवासी कल्चर शुरू होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है और बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहां पर ओबीसी वर्ग का अपना एक बड़ा जनाधार है, इसके साथ साथ आदिवासी, सर्व आदिवासी समाज का भी एक बड़ा यहां पर आधार है। जिस ढंग से ओबीसी वर्ग जो अभी संगठित हुआ है, खासकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बनने के बाद जो है ओबीसी वर्ग काफी संगठित हुआ है और उनकी महत्वाकांक्षाएं भी जगी हैं। तो निश्चित रूप से उसके पहले जब वो संगठित होता रहा है, जब संगठन की प्रक्रिया में रहा है, मजबूत होने की प्रक्रिया में रहा है, उनकी अपने कुछ इच्छाएं हैं और ये समाज बहुत जागरूक समाज है। तो इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से प्रोजेक्ट किया है, सामूहिक रूप से इनकी रीति नीति योजनाएं बनती हैं और कहीं ना कहीं सामूहिक रूप से वो संघर्ष करते हैं। और अगर उनके एजेंडे में कहीं 19-20 होता है तो बहुत जल्दी इसका रिएक्शन भी सामने आता है। मुझे लगता है कि 2018 का इलेक्शन जो है, ये इस बार 2013 का जो इलेक्शन जो है, लता उसेंडी को इसका खामियाजा भोगना पड़ा। आपको लगता है इस बार इस मामले में साधने में कामयाब रही हैं आप? भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, इस सीट पर आप अपनी तरफ से किसको एज देंगे और कारण? नहीं, मुझे लगता है कि इस बार जो है कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, मोहन मरकाम के खिलाफ, दोनों के खिलाफ। और मुझे लगता है उसमें जो है लता उसेंडी को एज मिलेगी और लता उसेंडी संभवतः कोई चमत्कार नहीं हुआ तो शायद चुनाव जीत सकती है, मेरा ऐसा मानना है। एंटी इनकम्बेंसी कारण उन्होंने बताया। आप देखिए नरेश जी, कोंडागांव विधानसभा सीट को लेकर के मेरा अपना आकलन यह कहता है कि 2 प्रत्याशी हैं, मोहन मरकाम जी कांग्रेस से और लता उसेंडी जी भाजपा से। दोनों के अपने प्लस माइनस पिछले चुनावों में भी रहे हैं। जो उस क्षेत्र का आज जो फर्स्ट टाइम वोटर होगा उसके परिजन भी पिछले 20-25 साल से देख रहे हैं दोनों को कि कांग्रेस अगर आई तो कांग्रेस का कैंडिडेट ये होगा, भाजपा से कैंडिडेट ये हो सकते हैं। तो उस सीट को लेकर के मैं यही कहूंगा अंततोगत्वा कि अगर हम पिछले चुनाव के परिणाम की बात करें तो मोहन मरकाम 1600 वोट से जीते थे। उससे पहले लगभग 5,500 वोट के अंतर से वो जीते थे 2013 में। लेकिन कोंडागांव बस्तर संभाग की ऐसी सीटों में से एक है जहां अगर मोहन मरकाम 1600 वोट से जीते थे तो 5,000 वोट नोटा में भी गए थे। फिर
अगर हम लता उसेंडी जी की बात करते हैं तो 2013 और 2018 में 2 चुनावों में वो पराजित हुई हैं। तो पराजय के वह कारण इस चुनाव में जनता के स्मृति से विलोपित हो गए होंगे, ऐसी बात नहीं है। फिर यही कारण है कि वहां पर एक, मतलब आप मानते हैं जनता पे थोप दिए गए हैं दोनों प्रत्याशी? वहां पर एक व्यक्ति बाल सिंह ध्रुव की भी चर्चा करना जरूरी है, जो जनता के बीच से एक नाम आ रहा था कि ये संभवतः भाजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं जी। लेकिन उन्हें तो प्रत्याशी नहीं बनाया गया। अंततोगत्वा लता उसेंडी जी ही प्रत्याशी बन करके सामने आई। तो मैं तो इस सीट पर यही कहूंगा कि बस्तर, जहां पर 2023 में हम किसी भी सीट पर मुखर होते नहीं सुन रहे हैं जनता की बात जी, मैं इस सीट पर भी कांग्रेस को ही एस दूंगा। आपको लगता है? मुझे लगता है। लेकिन ये आपको लगता है कि दोनों की जो पुरानी खामियां थी वो जनता के बीच हैं और इन्हीं खामियों के बीच से मोहन मरकाम आगे आए थे, ये वो सिलसिला बना रहेगा? बना रहेगा ऐसा। और ये जो फैक्टर्स हैं, उनकी नाराजगी, पार्टी, संगठन, सत्ता में खींचतान, ये सब कोई काम नहीं करेगा? ये बात तो भाजपा में भी लागू होती है। हाँ। कि भाजपा से भी तो वो बाल सिंह ध्रुव का मैंने नाम लिया जी, वो कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तो थे नहीं जी, वो भी तो भाजपा से ही आ रहे थे नाम। तो अब उनको लेकर के मेरे पास ज्यादा फीडबैक नहीं है जी। ओके, कि इस मतलब ये एज आपके हिसाब से कांग्रेस के एंड पर है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में भी शंकर सोढ़ी का नाम भी आया था, कांग्रेस में कैलाश पोयाम का भी नाम आया था। देखिए, दावेदार हर दल में रहते हैं। जो मुख्य रूप से मेन स्ट्रीम में है और जिस प्रकार की चीज़ें दिखाई देती हैं, मुख्य मुकाबला लता उसेंडी और इनके बीच का है। और जिस प्रकार के हालात हैं, जो चर्चा में रही हैं जो बातें चुनाव में, तो मुझे लगता है कि भाजपा का यहाँ पर जी जी जी। देखिए, बिल्कुल आज कोंडागांव सीट पर आपने बातचीत सुनी और ये जाना कि कैसे एक प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर अपनी ही विधानसभा में घेराबंदी का शिकार हुए, अपने सरकार के खिलाफ मुकर हुए, तब वो भी जब प्रदेश के पीसीसी चीफ थे, मुखिया थे। तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। और ख़ास बात ये कि पूरे बस्तर में अगर आप देखेंगे तो जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी तो विधायक जो मजबूत हुए, उसमें इक्का दुक्का मामलों में ये ऐसा मामला हुआ, और ख़ासतौर पर आदिवासियों विधायकों में ये इकलौता ऐसा मामला था जहां वो मोहन खुद प्रदेश अध्यक्ष थे और उनकी अपनी ही विधानसभा में ठीक से नहीं चल पा रही थी और उसके खिलाफ उन्हें मुखर होकर लड़ना तक पड़ गया। बाकी जगह अगर आप देखें तो प्रशासन पर जो विधायक रहे हैं वो भारी रहे हैं। इस लिहाज से ये सीट खासी महत्वपूर्ण थी और ऐसा लगता है कि जो सिलसिलेवार पार्टी के भीतर जो गतिविधियां चली उसने मोहन मरकाम को कहीं ना कहीं कमज़ोर किया है। अब ये उनका जनाधार है अपने स्तर पर कि वो अपनी जीत को बरकरार रख पाते हैं या नहीं। लता उसेंडी ने लगातार चुनावी सक्रियता बरकरार रखी है। ऐसे में भाजपा का प्रबंधन, भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच है, उसका असर क्या होगा ये कहना मुश्किल है। मुझे भी ये लगता है कि बहुत ही करीबी मुकाबला है इस सीट पर और मोहन मरकाम को अपनी लय बरकरार रखना इस चुनाव में आसान नहीं रहेगा। ये 3 दिसंबर को साफ होगा।